नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या बच्चों को भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। केजरीवाल की शराब नीति पर सबसे कट्टर सच का चैप्टर आज आपके लिए लेकर आया हूं। शराब की वो बोतल जिसमें दिल्ली का पूरा सच है, वो सच ऐसा है कि कईयों का नशा उतर जाए, आज वो आपको बताऊंगा। ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष ने दिए मंदिर के सबूत क्या? मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के सबूत दिए क्या? ज्ञानवापी मामला जिस पर सबने चर्चा छोड़ दी, आज उसके बारे में अपडेट दूंगा। मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब को मालिक किसने कहा, यह भी बताऊंगा। इसके अलावा धर्म के अपमान का डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा, यह सवाल उठाऊंगा। लेकिन शुरू कर रहा हूं पाठशाला की दिन भर की सारी बड़ी खबरों के एक साथ रिवीजन के साथ, और उसके बाद खोलूंगा दिल्ली का चैप्टर। रेवड़ी कल्चर पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस बात पर भी बहस हुई कि कौन सी योजना मुफ्तखोरी के दायरे में आती है और कौन सी जन कल्याण के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों के लिए मुफ्त सुविधाएं और चीजें देने वाली स्कीमें जरूरी हैं। सवाल यह है कि इस बात का फैसला कौन लेगा कि क्या चीज मुफ्तखोरी के दायरे में आती है और क्या चीज जन कल्याण के लिए इस्तेमाल हो रही है, माना जाए। कोर्ट ने कहा कि संसद को इस पर गौर करना चाहिए, फैसला करना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक सरकार या चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं लेते, तब तक कोर्ट को राजनीतिक दलों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई कल होगी। शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की संवैधानिक बेंच करेगी। शिवसेना पर उद्धव गुट और शिंदे गुट के दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया। अब गुरुवार को संवैधानिक बेंच 16 बागी विधायकों की अयोग्यता समेत इस केस से जुड़े सभी 5 विवादों की सुनवाई करेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से गुरुवार तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसी तरह का फैसला नहीं लेने के लिए कहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। राज ठाकरे ने कहा कि हर कोई नुपुर शर्मा से माफी की मांग कर रहा है, लेकिन वो उनका समर्थन करते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है, जाकिर नाइक वो बातें तो पहले बोल चुका है, लेकिन जाकिर नाइक से तो कोई माफी की मांग नहीं करता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। आज सुबह गोवा में दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट का निधन हुआ। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा पहुंची थी और इस मामले में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर लिया गया है। पुलिस ने गोवा मेडिकल कॉलेज को पत्र लिखकर पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स का पैनल बनाने के लिए कहा। सोनाली फोगाट रियलिटी शो बिग बॉस 14 में हिस्सा ले चुकी थी। बीजेपी के टिकट पर 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव आदमपुर सीट से लड़ा, जिसमें वो हार गई थी। पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ सीबीआई को नए सबूत मिले। सीबीआई की जांच के मुताबिक अनुव्रत मंडल के आदेश पर उसका बॉडीगार्ड पशु तस्करों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसे लेता था। सीबीआई को शक है कि अनुव्रत मंडल अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके पशु तस्करों को बचाता था। 2014-15 के बाद से अनुव्रत मंडल की संपत्ति बहुत बढ़ी और उसके परिवार के बैंक अकाउंट में अज्ञात सोर्स से बहुत सारा पैसा जमा हुआ, यह भी आरोप है। इसी बीच अनुव्रत मंडल को जमानत देने के लिए सीबीआई जज को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर अनुव्रत मंडल को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो जज के परिवार को फर्जी मामले में फंसा दिया जाएगा। यूपी के माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर ने लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मोहम्मद उमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उमर पर लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट करने, अपहरण कर देवरिया जेल में अपने पिता के पास ले जाने का मामला दर्ज था। उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 2018 में प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट का आरोप भी लगा, जिसके बाद 2019 से इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है। गाजियाबाद में पढ़ाई के दबाव से बचने के लिए 16 साल के छात्र ने 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी। हत्या का आरोपी बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और वो स्कूल और पढ़ाई दोनों से छुटकारा चाहता था। आरोप यह है कि स्कूल से बचने के लिए उसने जेल जाने की योजना बनाई और जेल जाने के लिए उसने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चा कई महीनों से हत्या की साजिश रच रहा था। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई के किंग्स सर्कल में जीएसबी सेवा मंडल का गणेश पंडाल इस बार सुर्खियों में। जीएसबी सेवा मंडल ने अपने गणेश पंडाल का 316 करोड़ रुपए का बीमा करवाया है और इसमें 32 करोड़ का बीमा सोने चांदी के आभूषणों का किया गया है।
इसके अलावा 263 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी किया गया है, जिसमें पुजारी, रसोइये, पंडाल कर्मचारी, पार्किंग कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड्स को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ के कारण लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। विदिशा में एक गांव में बाढ़ से घिरे 28 लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इसी तरह से 12 इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर तैनात करने की गुजारिश की थी। तो ये हो गया दिन भर की खबरों का रिवीजन, ताकि आपसे कोई खबर छूटे भी नहीं। अब आते हैं विस्तार से चैप्टर खोलने की बात करते हैं और शुरू करते हैं उस कट्टर सच का चैप्टर। आजकल कट्टर वर्ड बहुत चल रहा है, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त। तो हमने भी कट्टर सच ढूंढ निकाला। वो कट्टर सच का चैप्टर जो उन सवालों पर रोशनी डालेगा जो सवाल दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान को बहस में उठे। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, तब इसको लागू करने के पीछे दो तर्क दिए गए। पहला तर्क यह था कि इससे दिल्ली में शराब माफिया का राज खत्म होगा, और दूसरा यह तर्क दिया था कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। लेकिन एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में गड़बड़ी के आरोपों पर अब तक जो जांच हुई है, उससे नई कहानी ही सामने आ रही है। इस मामले की जांच करने वाली जांच एजेंसियों ने एक प्राइस कंपैरिजन भी किया है कि नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी का फर्क क्या है। जांच एजेंसियों के इस कैलकुलेशन का एक चार्ट मेरे पास भी मौजूद है। यह है वो चार्ट। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारे सोर्सेज ने, जांच एजेंसीज में जो हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने ये चार्ट मुहैया कराया। इसमें क्या है अभी आपको बताऊंगा। इसका कैलकुलेशन क्या कहता है बताऊंगा। कैसे नई पॉलिसी से सरकार को नुकसान हुआ या फायदा हुआ यह बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि आज मनीष सिसोदिया पर जो ये सारा विवाद चल रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बता दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो जल्दी ही होने वाली है। वो ये भी बता रहे हैं कि जल्दी ही होने वाली है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को अगर हम सुना दें और उसके बाद ये दस्तावेज क्या कहता है, जरा दर्शकों को दिखाएंगे। क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जरा देखिए कि मनीष सिसोदिया जो है वो तुरंत बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हैं। अभी सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे इनको। अभी सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे इनको। अरविंद केजरीवाल जी को सब कुछ पहले से पता चल जाता है। कभी कभी तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो बहुत बड़े और बढ़िया नेता हैं या भविष्यवक्ता है, क्योंकि उनकी कई बार जो है भविष्यवाणी गलत भी हुई है। एक बार अभी एक बड़ा वायरल भी हो रहा है उनका ट्वीट कि उन्होंने मार्च या अप्रैल के महीने में कह दिया था कि गुजरात में विधानसभा जो है वो पहले ही भंग करके चुनाव कर लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है। अब हम अगस्त में खड़े हैं, अभी तक विधानसभा चल ही रही है। खैर, मैं आता हूं इस दस्तावेज पे। ये कोई दस्तावेज नहीं है, ये एक कैलकुलेशन का चार्ट है जिसे जांच एजेंसीज ने तैयार किया है। इसमें बेंगलुरु की आरके नाम की शराब कंपनी के ब्रांड का उदाहरण दिया गया है और इस कंपनी को पुरानी पॉलिसी में कितना फायदा होता था और नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लाई उसमें कितना फायदा मिला, इसे समझाया गया। हमारे सोर्सेज ने यह निकाल कर दिया। अब इससे आपको बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि नई पॉलिसी में दिल्ली में क्या हो रहा था और पुरानी पॉलिसी में क्या हो रहा था। इस चार्ट में यह भी बताया गया कि पुरानी पॉलिसी के मुकाबले नई पॉलिसी में दिल्ली सरकार को कितना फायदा और नुकसान हो रहा था। एक शराब की बोतल, उसकी कीमत तुम क्या जानो, मैं बताऊंगा ना, तुम क्या जानो मैं बताऊंगा। अब आपको जरा बताता हूं अब इस चार्ट में है क्या। बड़ा कमाल का चार्ट है। इसमें दिल्ली में इस चार्ट के आधार पर समझिए कि पुरानी और नई पॉलिसी में सरकार को क्या नुकसान और फायदा हो रहा था। इसमें जो कंपनी है, जिस कंपनी के ब्रांड की शराब की बोतल बताई गई है, उसका नाम है आरके। और हमने इसमें कैलकुलेशन जो किया गया है नई और पुरानी पॉलिसी का फर्क समझाने के लिए, वो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। हम आपको एक 750 ml की जो बोतल आती है, जिसको कई बार जो शराब प्रेमी है वो प्रेम से खंबा कहते हैं, तो वो एक खंबा जो है वो क्या बता रहा है आज उसके जरिए आपको बताऊंगा।
तो नई पॉलिसी का ब्रेकअप अब यहां जरा डाल देते हैं। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, और यहीं पर कंपैरिजन दे देता हूं पुरानी शराब नीति का। पुरानी शराब नीति, अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसमें क्या हो रहा। और एक शराब की बोतल की कीमत बता रहा हूं, एक शराब की बोतल जो कि कितने की है, 750 ml की है। इसका WSP जो होता है, WSP क्या है, होलसेल प्राइस। इसकी कीमत नई पॉलिसी के तहत कितनी बैठती है, 188 रुपया 41 पैसा। एक 750 ml की शराब की बोतल का होलसेल प्राइस नई पॉलिसी में 188 रुपया 41 पैसा। आर के ब्रांड की बता रहा हूं आपको, इसमें 1% एक्साइज ड्यूटी, ये कितनी लगेगी, 1%। ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 1 रुपया 88 पैसा, 1.88 रुपीज। इसी तरीके से लगेगा वैट, ये भी कितना लगेगा, 1% लगेगा नई पॉलिसी के तहत। इसमें कितना कमाई होगी सरकार की, 1 रुपया 90 पैसा। अब रिटेलर का जो मार्जिन है, रिटेलर कौन हुआ, जिससे आप जाकर शराब की बोतल खरीद रहे हैं। अब इसको देखिए, रिटेलर मार्जिन, इसको एक बोतल पर नई पॉलिसी के तहत कितना कमाई हो रही है, 363 रुपया 27 पैसा। और यह क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी एमआरपी जो है शराब की, यानी जो जिस पर आपको बोतल मिल रही है, वो है 555 रुपया 76 पैसा। यह है नई पॉलिसी के तहत कैलकुलेशन। इसमें अतिरिक्त एक्साइज जो है वो है 4 रुपया 54 पैसा। तो ये टोटल एमआरपी जो हो जाएगी, टोटल एमआरपी वो हो जाएगी 560 रुपया, 560। ठीक है, ये नई शराब नीति के तहत 750 ml की एक बोतल आरके ब्रांड की, उसकी कीमत क्या बैठ रही है, 560 रुपया, जिसमें जो रिटेलर बेचने वाला है उसकी कमाई है 363 रुपया। अब ये पकड़ के चलिए, अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। अब पुरानी पॉलिसी में इसी आरके ब्रांड की 750 ml की एक शराब की बोतल की क्या कीमत बैठती थी, उसमें होलसेल प्राइस बैठता था, यहां होलसेल प्राइस वो उसके सामने दिखा रहा हूं, 166 रुपया 73 पैसा प्रति बोतल। एक्साइज ड्यूटी जो अब सरकार को मिल रही है 1 रुपया 88 पैसा, वो पुराने पॉलिसी में सरकार को एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती थी, 223 रुपया 89 पैसा। एक शराब की बोतल पर सरकार की कमाई होती थी एक्साइज ड्यूटी में 223 रुपया, नई शराब नीति में होने लगी 1 रुपया 88 पैसा। 223 और 1 रुपया 88 पैसा। पुरानी पॉलिसी में जो वैट में सरकार की कमाई होती थी वो होती थी 106 रुपया, 106। और नई नीति में वैट 1% करके कितने पे कमाई हो गई, 1 रुपया 90 पैसा। कहां 106 रुपए की कमाई, कहां 1 रुपया 9 पैसा की कमाई, 90 पैसे की कमाई। और जो रिटेलर का मार्जिन होता था पिछली पॉलिसी में, वो होता था 33 रुपया 35 पैसा। 33 रुपया 35 पैसा, मतलब शराब बेचने वाला पहले कमाता था एक बोतल पर 33 रुपया। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, उसमें उसकी कमाई, ये जो सोर्सेज हमें कैलकुलेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक 33 रुपया से बढ़कर 363 रुपया हो गई। मतलब रिटेलर की कमाई बम 10 गुना बढ़ गई। और सरकार की कमाई जो है एक्साइज और वैट में, कहां 223 से घटकर 1 रुपया 88 पैसा, और कहां 106 रुपए से घटकर 1 रुपया 90 पैसा हो गई। और एमआरपी कितनी बैठी इसकी, 530 रुपया। तो आप जो है, यानी आपको कितने की पड़ी,
आपको पुरानी एक्साइज ड्यूटी में 530 रुपए की शराब की बोतल मिल रही थी, अब आप कितना चुका रहे हैं? 560 रुपया। मतलब आपने पैसा ज्यादा दिया, लेकिन वो पैसा गया किसके पास? रिटेलर मार्जिन के पास गया 363 रुपए। सरकार को कुछ नहीं मिला। यानी नई पॉलिसी में अगर आप इस पॉलिसी को देखिएगा तो इसमें सरकार की कमाई कितनी है? सरकार की कमाई अगर आप देखिएगा नई पॉलिसी में, वो बैठेगी, ये एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास जाएगा 1 रुपया 88 पैसा, वैट जाएगा 1 रुपया 90 पैसा, और ये जाएगा 4 रुपया 54 पैसा अतिरिक्त एक्साइज। तो अगर कुल मिला दीजिए तो एक बोतल की कमाई पर, एक बोतल की बिक्री पर सरकार को कितना मिल रहा है? 8 रुपया 32 पैसा। और पुरानी पॉलिसी में कितना मिलता था? 222 रुपया जोड़ दीजिए, 106 जोड़ दीजिए। यानी पहले सरकार की कमाई होती थी, इसका कंपैरिजन कर दीजिए, वर्सेस यहां लिख रहा हूं, पहले सरकार की कमाई होती थी एक बोतल पर 329 रुपया 89 पैसा। अब आप सोचिए कि नई पॉलिसी और ये पुरानी पॉलिसी, तो नई पॉलिसी में सरकार की कमाई ये है 8 रुपया 32 पैसा एक बोतल की बिक्री पर, और पहले होती थी 329 रुपया 89 पैसा एक बोतल की बिक्री पर। अब आप बताइए ये कैसी नई पॉलिसी है जिसमें कि सरकार को 329 रुपया से कमाई घटकर आ जाए 8 रुपया 32 पैसा। 329 रुपया का 320 भी होता तो समझ लेता, 300 भी होता तो समझ लेता, 329 रुपया का 8 रुपया 32 पैसा हो गया। ये तो बहुत कट्टर कमाई हो गई बॉस, एकदम कट्टर कमाई। और रिटेलर का मार्जिन देखिए, रिटेलर जो कमा रहा है वो तो बम है। कहां पहले कमाता था 33 रुपया, और आज की डेट में एक बोतल पर कमा रहा है 363 रुपया 27 पैसा। ये रिटेलर कमा रहा है, रिटेलर 33 रुपया से 363 रुपया पे आ गई उसकी कमाई। लेकिन इसमें भी एक कैच है। दिल्ली सरकार का तर्क क्या है? दिल्ली सरकार का तर्क यह था कि नई शराब नीति के तहत पहले ही सरकार ने पैसा जमा करवा लिया, जिससे सरकार को नुकसान की गुंजाइश खत्म हो। ठीक है, आपने पहले कहा कि भैया हमको पैसा दे दो, पहले इतना पैसा जमा कर दो, उसके बाद तुम मुझे वैट कम दे दो, एक्साइज ड्यूटी कम दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले पैसा लेने के लिए कुछ तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। अपनी मर्जी से आप बोलेगा ये दे दो तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए शराब बिक्री के पुराने आंकड़ों को आधार बनाया गया कि अच्छा एक काम करो, तुम 1000 बोतल, एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1000 बोतल बेचते हो तो तुम काम करो, मुझे पहले ही इतना टैक्स भर दो और उसके बाद जो बेचोगे उसमें इतना भी दोगे तो चलेगा। तो आपने किसको आधार बनाया? पुराना जो वो बेचता था उसको, कि 1000 बोतल बेचता था, चलो ठीक है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है। नई शराब नीति लागू होने से पहले और बाद में शराब बिक्री को लेकर कई बदलाव हुए। जैसे मार्च 2022 में दिल्ली में शराब पीने की लीगल एज 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। अब पहले 25 साल से ऊपर का लड़का शराब पिए, लड़की शराब पिए, अब 21 साल से ऊपर के लोग शराब पीने लगे। इसका मतलब शराब की बिक्री बढ़ेगी, 4 साल का गैप और मिल गया भाई लोगों, 4 साल का और मार्जिन मिल गया। तो जो 1000 बोतल बेचता था वो 1000 ही बेचेगा। आपने तो टैक्स ले लिया 1000 पे, अब वो बेच रहा है 10,000, आपका तो नुकसान होगा ना। दूसरा पॉइंट, मई 2022 में दिल्ली के बार और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री का समय बढ़ा दिया गया। अब शराब ज्यादा समय तक बिक रही है, ज्यादा समय तक बिक रही है, ज्यादा उम्र के लोग पी पा रहे हैं, तो ज्यादा बोतलें बिकेंगी, ज्यादा बोतल बिकेंगी तो सरकार का नुकसान ना होगा बॉस। लेकिन आपने बना दी नई पॉलिसी। इसके तहत दिल्ली में सुबह 3 बजे तक बार रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री हो सकती थी। नई नीति के तहत रिटेलर्स को हुए मुनाफे के कारण रिटेलर्स ने कई ऑफर भी दिए। शराब की एक बोतल खरीदने पर एक बोतल फ्री जैसे ऑफर दे दिए गए। बिहार से जो लोग आते हैं वो तो दिल्ली में आके पागल हो जाते हैं। एक बोतल ऑर्डर करते दूसरा फ्री में मिलता है तो कहते हैं अरे
इसका तो पैसा नहीं देना हमको, ले जाओ। कहते सर 2 है, लीजिए। वो बम हो जाते थे, अब बंद हो गए। वो बिहार जाके बताते थे कि यहां नीतीश जी पीने नहीं दे रहे हैं, वहां 2 मिल रहा है। इन सारे बदलावों के चलते दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ी। दूसरे राज्यों से भी लोग दिल्ली आकर शराब खरीदने लगे। अब आप 1 बोतल पे 1 फ्री दीजिएगा, तो नोएडा वाला भी दिल्ली में जाके खरीद रहा है, गुड़गांव वाला भी आके खरीद रहा है, दूसरी जगहों से लोग आके खरीद रहे। तो और शराब की बिक्री बढ़ी। लेकिन आपने टैक्स किस पे लिया? पिछला पुराने वाले पे आपने टैक्स ले लिया और खुश हो गए कि हमने तो पहले ही पैसा ले लिया। अरे यहां बोतल की बिक्री बढ़ गई। इस बढ़ी हुई बिक्री के आकलन को कैलकुलेट किए बिना ही दिल्ली सरकार ने पहले से रिटेलर से पैसा जमा करवा लिया। तो इससे सरकार को फायदा कैसे हुआ बॉस, ये कोई समझाए। पिछले 3 साल में शराब बिक्री और एक्साइज रेवेन्यू के आंकड़े आपको बताता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 2019-20 में अगर आप देखिएगा, 2019-20 इस वित्तीय वर्ष में शराब की जो बिक्री थी, ये दिल्ली का बता रहा हूं, शराब की बिक्री वो 132 लाख लीटर, ये कब थी? पर मंथ थी, पर मंथ। ये औसत बता रहा हूं। 2022 में जब ये नई शराब नीति जो है उसके तहत चीजें की गई, तो ये 132 लाख लीटर जो हर महीने बिक रहा था, ये बढ़कर कितना हो गया? 245 लाख लीटर औसतन प्रति महीने, पर मंथ। भाई आप फ्री में एक के साथ एक दे रहे हो तो बिकेगी ही। अगर आप उम्र जो है वो उसका दायरा घटा दे रहे हो कि 21 साल से ऊपर वाला सब पिएगा तो बिकेंगी ही। रात में 3 बजे तक पियो तो बिकेंगी ही। तो बिकेंगी तो दिक्कत ये नहीं कि बिक रही है, दिक्कत ये है कि पहले आपको रेवेन्यू आ रहा था 132 लाख लीटर पर, अब आपको 245 लाख लीटर पर रेवेन्यू आता, लेकिन आपने रेवेन्यू घटा दिया क्योंकि आपने कहा कि हमको पहले ही इतना पैसा दे दो। और कैलकुलेशन पहले लेने का पैसा कितने पे किया? 132 लाख लीटर पर। तो किसका फायदा किसका नुकसान? अब आपको एक्साइज रेवेन्यू के आंकड़े भी बता देता हूं कि कैसे गिरे हैं। एक्साइज रेवेन्यू देखिए, देखिए भाई, अगर बिक्री बढ़ रही है तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, पैसा सरकार के पास जाना चाहिए था। तो एक्साइज रेवेन्यू देखिए कितना हुआ। 2019-20 में 5068 करोड़ का रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आया शराब से, 2019-20 में, पुरानी नीति से। फिर 2020-21 इसमें कितनी कमाई हुई रेवेन्यू से? 4108 करोड़। ठीक है, समझ में आया। फिर 2021-22 में, 2021-22 अभी नई नीति नहीं आई है, इसमें कितना आया? 6000 करोड़। ये सब पुराने से चल रहा है। अब 2022-23 में, 2022-23 इसके 3 महीने, शुरुआती 3 महीने जिसमें नई नीति के तहत चीजें चली, उसमें कमाई कितनी हुई? 1485 करोड़, जो कि दिल्ली सरकार के अनुमान से 37.5% कम है। 37.51% कम है अनुमान से, यानी रेवेन्यू घट गया, बिक्री बढ़ गई, रेवेन्यू गिर गया। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पैसा तो ले लिया, लेकिन रेवेन्यू जब बिक रहा ज्यादा, आपको फायदा नहीं हो रहा है। और ये जो 1485 करोड़ देख रहे हैं, इसमें भी 980 करोड़ जो है ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट था। मतलब 1485 करोड़ में से 980 तो वो पैसा है जो रिफंड करना पड़ सकता है। तो क्या कमाई हुई वो देख लीजिए। इतना आंकड़ा देख के कितने लोगों को आज लगाना पड़ जाएगा। शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों की पूरी कहानी ये है, इसको अब समझिए कि आरोप क्यों लग रहे हैं। नई पॉलिसी में होलसेलर्स को यह छूट दी गई थी कि वो अपनी पसंद के रिटेलर्स को डिस्काउंट ऑफर दे सके, जबकि पुरानी पॉलिसी में सभी रिटेलर्स को एक जैसे डिस्काउंट देने का नियम था। इसलिए नई पॉलिसी में होलसेलर्स की मदद से कुछ चुने हुए चुनिंदा रिटेलर्स ने खूब कमाई की, यह आरोप लगा।
क्योंकि जिसको देना दिया, जो दूसरे को नहीं दिया, क्योंकि होलसेलर से जो भारी डिस्काउंट मिल रहा था उसी से कुछ रिटेलर्स ने दिल्ली में 1+1 का ऑफर देना शुरू कर दिया, यानी एक बोतल खरीदने पर एक बोतल फ्री। इस तरह का ऑफर देना बाकी रिटेलर्स के लिए मुश्किल था, जिन्हें होलसेलर से भारी डिस्काउंट नहीं मिलता था। अब उसको तो वो तो ऑफर दे नहीं पा रहा है। तो हुआ क्या कि इन रिटेलर्स की प्राइसिंग की वजह से दिल्ली के आधे से ज्यादा रिटेलर्स टिक नहीं सके और इन्होंने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। उधर दिल्ली सरकार ने इन बंद हुए रिटेल जोन्स को रीटेंडर करने की जगह मौजूदा रिटेलर्स को ही बंद रिटेल जोन से प्रॉफिट डबल करने की मंजूरी दे दी। लेकिन कुछ रिटेलर्स की बढ़ी हुई सेल्स से सरकार को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि नई पॉलिसी में दिल्ली सरकार ने एक्साइज आधारित रेवेन्यू की जगह पर लाइसेंस फीस वाला सिस्टम लेकर आई। इससे होलसेल प्राइस पर 200% की एक्साइज ड्यूटी बिक्री पर सिर्फ 1% रह गई। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति रिटेल जोन के हिसाब से भारी भरकम लाइसेंस फीस की शुरुआत की गई। लेकिन आधे से ज्यादा रिटेल जोन बंद होने से सरकार को लाइसेंस फीस में भी नुकसान हो गया और बिक्री दोगुना बढ़ने के बावजूद सरकार को लगभग कुछ नहीं मिला। दिल्ली सरकार ने कहा था कि नई पॉलिसी से 9,000 करोड़ रुपए का राजस्व होगा, लेकिन राजस्व भी कम हो गया, जो अभी आपको मैंने आंकड़े में बताया। आरोप यह भी है कि नई पॉलिसी में कहा गया था कि मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स अपने अपने बिजनेस में काम करेंगे, तुम मुझ में मत घुसो, मैं तुम में नहीं घुसूंगा। एक मैन्युफैक्चरर यह नहीं कर सकता था कि वो होलसेल या रिटेल के बिजनेस में चला गया। इसी तरह से होलसेलर और रिटेलर्स अपना अपना काम करेंगे। लेकिन इस तरह के उदाहरण भी सामने आए कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर और रिटेलर का काम भी करने लगा और होलसेलर को रिटेलिंग बिजनेस का लाइसेंस मिल गया। यह भी आरोप लगा है। 1+1 ऑफर की जगह पर 10 बोतल का ऑफर भी देते तो रिटेलर प्रॉफिट में ही रहता। यह क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली में एक पे एक बोतल फ्री मिल रही है। पहले तो मैंने बताया कि कस्टमर जो है उसको पुराना और नया, ठीक है, पुराने में कस्टमर को कितने का पड़ता था? 530 रुपए की बोतल पड़ती थी, एक बोतल 530 रुपए की, 750 ml वाला बता रहा हूं, 750 ml वाला। नए में उसको कितने की पड़ रही है? 560 रुपए की, ठीक है। अब वो इस बात से खुश है कि मैंने तो 530 रुपया की जगह 560 रुपया दिया, मतलब 30 रुपया एक्स्ट्रा दिया, लेकिन मुझे 30 रुपए में एक के बदले एक मिल गई, मतलब मुझे तो दूसरी बोतल 30 रुपए की पड़ी। लेकिन बॉस, आपको वो पड़ी 30 रुपए की आपके हिसाब से, लेकिन जो सरकार के पास कमाई जाती है और वो आप पर इस्तेमाल होती, उसका क्या फर्क आया वो देखिए। सरकार की कमाई और रिटेलर की कमाई, इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपका 30 रुपया देश पर, राज्य पर कितना भारी पड़ा। सरकार की कमाई पुराने में जो होती थी वो नए में हो गई 8 रुपया 32 पैसा एक बोतल पर, और पुराने में होती थी करीब 329 रुपया, 329 रुपये। और रिटेलर का मार्जिन जो पुराने में होता था 33 रुपया, आपको राउंड फिगर में बता रहा हूं, वो बढ़कर हो गया 363 रुपया। अब आप इसको जरा समझिए, बड़ा सिंपल गणित है। जो पहले एक बोतल पे 33 रुपया कमाता था, अब वो एक बोतल पे 363 रुपया कमा रहा है। वो तो आपको एक नहीं 10 बोतल फ्री दे सकता है, फिर भी मुनाफे में रहेगा, फिर भी मुनाफे में रहेगा। तो वो आपको एक के बदले 2 बोतल दे रहा है, आप भी बम बम कह रहे ये 530 क्या 560 दे रहे हैं और हमको 2 बोतल मिल रही। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? 2 बोतल तो आप लेके चले गए, लेकिन सरकार को जो 329 रुपया मिलना था वो घट के हो गया 8 रुपया 32 पैसे। और जो उधर एक मुश्त पैसा लिए वो भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा है, यह कहा जा रहा है। यहां हुआ नुकसान, यह आरोप लग रहा है। यह जो हमारे पास सोर्सेज ने हमें जानकारी दी उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं।
दिल्ली के एक्साइज विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 के पहले 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून में, आप देखिए मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि शराब की बिक्री बढ़ी लेकिन सरकार को फायदा नहीं हुआ। 2022-23 जो वित्तीय वर्ष है इसके 3 महीने अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में क्या हुआ, विस्की की बिक्री जो है, विस्की की बिक्री ये कितनी बढ़ी, ये बढ़ी करीब करीब 60%, 59.46% बढ़ गई विस्की की बिक्री। और वाइन की कितनी बढ़ी, वाइन की बढ़ी 87%, 87.25%। अब आप सोचिए कि नई पॉलिसी में अगर पुरानी पॉलिसी की तरह ही एक्साइज ड्यूटी और वैट ड्यूटी ली जा रही होती तो राजस्व में कितना फायदा होता, क्योंकि ये तो बढ़ा लेकिन राजस्व सरकार का बढ़ा नहीं। लाइसेंस वाली दुकानों ने भी लाइसेंस का एक्सटेंशन करने से मना कर दिया, जिससे पहले 849 दुकान जो है वो लक्ष्य था कि इसमें खोल देंगे नई पॉलिसी के तहत। लेकिन वही जो अभी आपको मैंने बताया कि कई जगह पर नुकसान होने लगा क्योंकि कुछ को फायदा मिल रहा था, कुछ को नहीं मिल रहा था, तो ये घटकर 468 दुकान रह गई। तो सरकार को वहां से जो रेवेन्यू आना था वो भी नहीं आया। इससे नई एक्साइज नीति का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो गया कि सभी इलाकों में दुकानों का सामान बंटवारा होगा और सरकार की कमाई बढ़ेगी। अब ये जो आंकड़े हैं, जानकारी है, वो आपके सामने रख दिया। अब एजेंसी जांच करेंगी, वो इसको और खंगालेंगी, तलाशेंगी। सिसोदिया जी जेल जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, जाएंगे अंदर क्या बताएंगे मुझे नहीं पता, और बताएंगे और इसको कैसे समझाएंगे ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमानी की बहस में ये वो कट्टर सच है जो आपको जानना चाहिए था, मुझे लगा मैंने बताया। अब इस पर जो आपकी राय है वो आप ट्वीट करके और बाकी माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। पाठशाला में अब ज्ञानवापी केस में औरंगजेब की एंट्री का चैप्टर। पाठशाला में हम आपको लगातार ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अपडेट देते रहते हैं। हम ज्ञानवापी के मुद्दे को तब भी कवर कर रहे थे जब सब इसे भूल चुके थे। हम आपको इस केस से जुड़ी हर बड़ी डेवलपमेंट बताते रहते हैं। ज्ञानवापी केस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने खुद ही मस्जिद की जगह मंदिर होने के सबूत दे दिए। ये सबूत क्या है, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है, ये आपको विस्तार से बताता हूं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में दलील दी कि जिस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद बनी थी उस वक्त औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, सारी संपत्ति बादशाह की होती है, इसलिए ज्ञानवापी भी औरंगजेब की संपत्ति हो गई। मस्जिद पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के वक्त में ही यह जमीन वक्फ को तालीम कर दी गई थी। हमारे साथ विष्णु जैन जी भी जुड़ गए हैं, अभी उनके पास भी चलूंगा, वो बताएंगे कोर्ट के अंदर क्या हुआ। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, 2 मिनट दीजिए, अभी जरा सा और डिटेल बता के आपके पास बता रहा हूं। तो तर्क यह दिया जा रहा है कि औरंगजेब चूंकि राजा था तो सब तो उसी का हो गया, तो भाई तो फिर ज्ञानवापी में क्या दावा ठोकते हो, फिर तो पूरे देश में जितने मंदिर है सब पे दावा ठोक दो कि भाई यहां औरंगजेब का राज था, सब हो गया हमारा। यानी मस्जिद कमेटी ने पूरा मामला औरंगजेब और वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ मोड़ दिया है। और मस्जिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में मस्जिद की संपत्ति दर्ज है, इसलिए वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक ज्ञानवापी मामले की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं बल्कि शरिया कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर मस्जिद कमेटी इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में होने के खिलाफ है और वो चाहती है कि यह मामला कोर्ट में ना चले। अब जरा चलते हैं विष्णु जैन जी के पास, वो बताएंगे। विष्णु भाई अभी तक तो 91 सुन रहे थे, 91 का एक्ट है, 91 का एक्ट है, 91 का एक्ट है, यहां मंदिर था ही नहीं, यहां तो मस्जिद ही थी। अब कह रहे हैं औरंगजेब पूरे देश में राज कर रहा था तो सब उसी का हो गया, तो सब हमारा हो गया, और अब क्या 95 का कुछ एक्ट ले आए हैं। ये गोल पोस्ट चेंज हुआ है क्या, और क्या मुस्लिम पक्ष ऐसा करके वहां मंदिर होने के सबूत ही दे रहा है क्या? देखिए सुशांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके इस बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं सारे लोगों को जो आज मुझे सुन रहे हैं कि वक्फ की जो पूरी प्लीडिंग है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है
बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है जो मुस्लिम पक्ष ने, अब ये मुस्लिम पक्ष फंस चुका है। जो इसने कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया है और ये दिखाया है कि वफ नंबर 100 के रूप में दर्ज था, ये इतना बड़ा फ्रॉड है सुशांत जी, मैं इसको आपके चैनल पर उजागर करना चाहता हूं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो लगाया आलमगीर मस्जिद का, जो बिंदु माधव को तोड़ के बनाई गई, और उस वफ नंबर 100 को कहते हैं कि वो इसी संपत्ति के लिए है। थ्रू आउट इन सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इनके खुद के डॉक्यूमेंट में इस मस्जिद को, इनफैक्ट दीन मोहम्मद की जजमेंट में इस मस्जिद को डिफाइन किया गया है ज्ञान व्यापी मस्जिद। अब ये कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद मतलब आलमगीर मस्जिद, जो दूसरी जगह यहां से 2 किलोमीटर दूर। तो जो उस मस्जिद का वफ का डॉक्यूमेंट है वो यहां पे दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि औरंगजेब ने जो काम किया, औरंगजेब ने अगर वफ डीड की, यही सवाल दीन मोहम्मद में जज साहब ने उनसे पूछा था, और ये फाइंडिंग रिकॉर्डेड है दीन मोहम्मद के जजमेंट में कि औरंगजेब ने वफ किया था, तो वफ डीड लाके दिखाइए, नहीं दिखा पाए थे। और यही कारण है आज तक ये रिकॉर्ड है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को वफ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं वफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके तहत उसका हमने ऑफिशियल डेटा निकाला। उस ऑफिशियल डेटा में सुशांत जी ना कोई वफ का गैजेट नोटिफिकेशन है, वफ कब क्रिएट किया इसका कोई मेंशन नहीं है, किसने क्रिएट किया इसका कोई मेंशन नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने अपने गोल पोस्ट ही नहीं चेंज किया है, टोटल एक फोर्ज और फैब्रिकेटेड स्टोरी लोगों के सामने दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो आलमगीर मस्जिद यहां से 2 किलोमीटर दूर है वो यही मस्जिद है। और इसी के लिए विष्णु भाई, ये कहते वक्त क्या उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये तो डॉक्यूमेंट पे टिकेगा नहीं और वो और फंस जाएंगे कोर्ट में? एक्चुअली क्या होता है सुशांत जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी सी प्रीधारणा है और एक लोगों के अंदर प्रीनोशन है कि जैसे ही कोई वफ कहता है लोग मान लेते हैं कि, या जैसे कोई मस्जिद कहता है लोग मान लेते हैं कि हाँ वो मस्जिद। ये हमने कोर्ट के सामने साबित किया है डॉक्यूमेंट्स के, अपने पहले के आर्गुमेंट्स के दौर में, कि यहाँ पे कोई वफ क्रिएट नहीं हुई, ना कभी यहाँ कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने, क्योंकि बहुत ही आपका प्रतिष्ठित चीज है, हर आदमी देखता है, नॉलेज में बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रमेश गोविंद राम वर्सेस सुगरा हुमायूं मिर्जा वफ 2010 8 SCC पेज 726। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है तो वो कभी भी वफ ट्राइब्यूनल में नहीं जाएगा, ना वो वफ एक्ट से गवर्न होगा। अगर आज मेरे और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है तो मैं वफ ट्राइब्यूनल में थोड़ी ना जाऊंगा, ना शरिया कोर्ट में जाऊंगा, मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुका है। इन सारी चीजों के बाद, और एक बात और बताना चाहता हूं, अभयनाथ यादव जी ने आर्ग्यूमेंट किया था कि वफ बाय यूजर है। वफ बाय यूजर तब होता है जब उसके क्रिएटर का पता नहीं होता है। अब जो नए वकील साहब आए हैं, इन्होंने बहस की कि नहीं, ये वफ बाय यूजर नहीं है, इसको औरंगजेब ने वफ डीड इसको किया था। वफ डीड कहां है हमें नहीं पता, कब किया था हमें नहीं पता, कब गजेट हुआ नहीं पता, किसने क्रिएट किया नहीं पता, मुतवल्ली कौन है नहीं पता। और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है उसमें इस प्रॉपर्टी की लोकेशन शो की है मड़ुआ डी, जो आज की प्रेजेंट प्रॉपर्टी से 10 किलोमीटर दूर है। तो टोटल पूरा सिर्फ गुमराह करने का, डिविएट करने वाली बात है। और इसीलिए कोर्ट के सामने हमने अपने पहले के आर्गुमेंट में भी क्लैरिफाई किया है, कल भी क्लैरिफाई करेंगे। और मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस केस में जहां एक पक्ष हिंदू हो दूसरा पक्ष मुस्लिम हो, वहां पे वफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2010 में बात होल्ड कर चुकी है। अच्छा विष्णु भाई, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि औरंगजेब तो भाई बादशाह था तो सब उसी का हो गया, तो इस लॉजिक से तो भाई 1670 में मथुरा का केशव राय मंदिर गिराया था, तो और इसका तो जिक्र है कि मासरे आलमगीरी में के मुताबिक कि मथुरा का मंदिर तोड़कर वहां से मूर्तियां लाकर आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाई गई थी। तो फिर आप इस तरह से तो जाइएगा तो फिर आप कहिएगा कि सारे मंदिर जो हैं वो आप वहां मस्जिद ही थी फिर, या मस्जिद ही हो मानी जाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका मैं डायरेक्ट जवाब देना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ के केस में अगर वो मानते हैं औरंगजेब बादशाह था, तो ये भी मानना पड़ेगा आज के संवैधानिक इंडिया में जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकारें हैं वो भी आज इस देश की सॉवरेन पावर्स एक्सरसाइज कर रही हैं। तो यूपी सरकार ने काशी विश्वनाथ में एक स्पेशल एक्ट लाया था जिसे कहते हैं काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और उसके सेक्शन 2, 3, 4, 5 के तहत इस पूरी प्रॉपर्टी को देवता में निहित किया जा चुका है। तो अगर औरंगजेब ने कोई गलती की थी उस बादशाह ने, तो इस बादशाह ने, आज के बादशाह ने, आज के सॉवरेन ने उसको रेस्टोर कर दिया इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये बात कही है कि अगर सॉवरेन ने कोई काम किया इतिहास में, और यही पराशरन साहब का आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट के सामने राम मंदिर में,
कि अगर कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या आज उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर आज का सॉवरेन उसे मान ले। और काशी के केस में यहां का जो सॉवरेन है वो एक स्पेशल एक्ट लाके इस पूरी प्रॉपर्टी को, पूरी संपत्ति को ज्ञानव्यापी मंदिर की संपत्ति घोषित कर चुका है और दीन मोहम्मद के जजमेंट को ओवर रूल किया जा चुका है। ये सारी बातें बहुत ही विस्तृत रूप से करीब सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट, अपना रिटन कंपाइलेशन, सारी बातें हम कोर्ट के सामने रख चुके हैं। और अब ये रिजॉइंडर की इनकी प्रक्रिया, इसका हम जवाब देंगे और हमें पूरी उम्मीद है, कल माननीय न्यायालय ने इसको 11:30 बजे इसकी हियरिंग निर्धारित की है, हमें पूरी उम्मीद है कि कल इस मामले की हियरिंग कंक्लूड होगी और हम जिन 4 प्लेंटिफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका पक्ष रख के कोर्ट के सामने गुजारिश करेंगे कि इसमें जजमेंट रिजर्व करें और लोगों के सामने फैसला। यानी फैसले से बहुत दूर नहीं है ये मामला, और जो बातें वहां हो रही हैं उसकी एक एक डिटेल हम पाठशाला में बता रहे हैं और तब भी बता रहे हैं जब इसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे। और विष्णु जैन जी का भी बहुत धन्यवाद कि वो बार बार आकर कार्यक्रम में एक एक डिटेल बहुत बहुत गहराई से बताते हैं। और विष्णु जैन जी और इनके पिताजी जो हैं उनका लोग भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरह से मजबूती से आप इस केस को लड़ रहे हैं। विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद पाठशाला में जुड़ने के लिए आपका। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने यह भी दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की। ज्ञानवापी क्या वाकई वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसका भी सच आपको बताता हूं। पहले तो यह समझना होगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो सकती है। वक्फ का मतलब होता है धर्म के नाम पर दिया गया दान। यह दान पैसे, कोई चीज या संपत्ति भी हो सकती है। यानी किसी भी शख्स का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। अगर कोई किसी संपत्ति को एक बार दान या वक्फ कर देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ के तहत आती है। प्रॉपर्टी वक्फ दान है या नहीं, इसकी परिभाषा 1995 एक्ट के ही सेक्शन 3 में दी गई। यहां वक्फ की परिभाषा है कि कोई भी ऐसी चल या अचल संपत्ति जो मुस्लिम लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए पूरी तरह से दान में दी गई है, वो आएगी वक्फ की प्रॉपर्टी में। यानी वक्फ बोर्ड उन्हीं संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति ने धार्मिक और सामाजिक कार्य के लिए दान में दी हो, वो भी तब जब संपत्ति किसी ट्रस्ट या संस्था के नाम पर रजिस्टर्ड हो। अब अगर ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को माने तो औरंगजेब ने मस्जिद की जमीन दान दे दी, जिस पर अब वक्फ बोर्ड का कब्जा है। अब जो जमीन औरंगजेब की थी ही नहीं, वो उसे वक्फ के लिए कैसे दान दे सकता है? औरंगजेब उस जमीन का लीगल मालिक था ही नहीं, तो फिर वो संपत्ति को कैसे दान दे सकता है? और जब ये मस्जिद वक्फ की संपत्ति ही नहीं है तो इस पर वक्फ एक्ट लागू कैसे हो सकता है? वक्फ कानून 1995 के मुताबिक कोई भी विवादित प्रॉपर्टी जो एक समय में वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड थी, उसे वक्फ एक्ट 95 के बाद दोबारा रजिस्टर्ड करने की जरूरत थी। लेकिन ज्ञानवापी के केस में ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा वक्फ कानून 1995 सिर्फ मुस्लिमों की संपत्ति के विवाद से जुड़ा है। जहां हिंदू मुस्लिम के संपत्ति विवाद की बात आती है, वहां वक्फ कानून के तहत फैसला नहीं हो सकता, जो अभी विष्णु जैन जी बता रहे थे। तो यह है ज्ञानवापी केस में अभी तक का अपडेट जो आप जानना चाहते थे। पाठशाला में अब धर्म के अपमान पर देश में चल रहे डबल स्टैंडर्ड का चैप्टर। सर तन से जुदा गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। इस बार उसके निशाने पर हैदराबाद के एक विधायक है। विधायक का नाम टी राजा सिंह है, जो बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। बीजेपी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जमानत मिल गई है। इसके बाद भी इनके खिलाफ सर तन से जुदा वाले प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल यह है कि प्रदर्शन करने वालों को कौन एक्टिव कर रहा है, कौन इन्हें भड़का रहा है? यही सबसे प्रमुख प्रश्न है। सर तन से जुदा के नारे हैदराबाद में लगे, जहां से ओवैसी सांसद हैं। टी राजा के विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शन में उसी तरह की नारेबाजी हो रही है जिस तरह की नारेबाजी नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रही है। सुनिएगा।
यानी एक बार फिर गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा का नारा शुरू हो गया है। टी राजा सिंह पर एक्शन हो गया, पार्टी ने निलंबित कर दिया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, पुलिस ने एक्शन ले लिया, अरेस्ट हो गए। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके एक्शन पर इस तरह का रिएक्शन होता है। राजा सिंह का पूरा विवाद, कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ठीक कहा, ठीक है आपने भावनाएं आहत की, आप पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तो कानूनी तौर पर जब कार्रवाई हो रही है तो सर तन से जुदा का नारा क्यों लगा रहे हो भाई, क्या जरूरत है इसकी। दूसरी बात जो हम उठाना चाहते हैं कि राजा सिंह का पूरा विवाद मुनव्वर फारूकी के विरोध से जुड़ा था। मुनव्वर फारूकी एक कथित कॉमेडियन है जिसने अपनी कॉमेडी में माता सीता का अपमान किया था। वीडियो वायरल होने के बाद 2021 में मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार भी किया गया था और बेल पर छूटने के बाद से मुनव्वर फिर से कॉमेडी शो कर रहा है। 20 अगस्त को हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम था। 19 अगस्त से ही हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम का विरोध शुरू हो गया। फारूकी के प्रोग्राम का विरोध करने पर 19 अगस्त को बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को हिरासत में लिया गया। 20 अगस्त को भारी सुरक्षा के बीच मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम से नाराज होकर 22 अगस्त को टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया और आरोप है कि इस वीडियो में कथित रूप से टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। यानी यह पूरा विवाद शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता था अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता। लेकिन इस रिएक्शन के पीछे जो एक्शन था उसे होने दिया गया। इसी तरह से याद कीजिए जब नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की तो वो अपने आप नहीं की थी। नुपुर शर्मा से पहले तस्लीम रहमानी ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे के बारे में विवादित बयान दिया था, जिसके जवाब में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की और फिर विवाद बढ़ गया। लेकिन उस तस्लीम रहमानी पर भी किसी ने प्रश्न नहीं किए और यह आदमी आज भी बाहर है। और नुपुर शर्मा, जान का खतरा, रेप की धमकियां, कहां है नुपुर शर्मा किसी को पता भी नहीं। रिएक्शन पर सारा विवाद हो जाता है, लेकिन उसके पहले जो लोग जो कर रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं होता। इस तरह से हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो को होने दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तब चुप रहे, लेकिन मुनव्वर फारूकी के शो के बाद जब टी राजा सिंह ने विवादित बयान दिया तो ओवैसी को राजनीति का मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी तेलंगाना में दंगा कराना चाहती है। एक बार ओवैसी को सुन लीजिए। भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहां पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। यहां पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। मैं जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर यह सब करा रही है और दंगे हो जाएंगे। पहला सवाल तो यह कि बीजेपी जानबूझकर करा रही है तो अपने ही विधायक पर एक्शन क्यों ले रही है? फिर तो होने देना चाहिए था। और दूसरी बात कि अगर बीजेपी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए करा भी रही है, बीजेपी हो कोई और भी करा रहा है, तो दंगे क्यों होंगे बॉस? आप जब कह रहे हैं कि दंगे होंगे, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि अगर ऐसी बात कहोगे तो मुसलमान दंगा करेगा, मुसलमान जो है वो हंगामा करेगा। सरतन से जुदा के नारे को आप एक लफ्ज एक बार में कह देते हो कि हम इसको कंडेम करते हैं, दूसरी तरफ दंगे की बात क्यों करते हो? क्यों कहते हो आप? सीधा बोलो कि भैया आपने ऐसा किया, इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये दंगे होंगे, ये धमकी क्यों दे रहे हो आप दिमाग में क्यों भर रहे हो कि दंगा भी हो सकता है? नुपुर शर्मा और टी राजा पर एक्शन हो चुका है, उन पर तो ओवैसी हमलावर है, लेकिन अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। तब तो ओवैसी को गुस्सा नहीं आया, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरा भाई जो है वो दंगे करा सकता है। आपको वो बयान फिर से सुनवा देता हूं असदुद्दीन ओवैसी को। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या
जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई। और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। असदुद्दीन ओवैसी को अपना भाई नहीं दिखेगा, अपने भाई के लफ्ज नहीं दिखेंगे। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, यह नहीं दिखेगा। सरतन से जुदा गैंग टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा के बयान पर तो हंगामा करने लगता है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी और महुआ मोइत्रा के बयान पर सब चुप हो जाते हैं। अब से कुछ महीने पहले ही फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने मां काली का विवादित पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, लेकिन पोस्टर जारी करने वाली फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कहीं भी सरतन से जुदा के नारे नहीं लगे, और लगने भी नहीं चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि यह तो दंगे करा देगी। कानून के मुताबिक कुछ जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी नहीं। इसी तरह टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन पर मां काली के अपमान का आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ओवैसी जैसे लोग ममता बनर्जी से महुआ मोइत्रा को पार्टी से निकालने की भी मांग नहीं कर रहे। यहां सबको यह बात समझनी होगी कि किसी भी धर्म का अपमान करना गलत है, किसी भी धर्म का। इस मामले में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ही एक्शन और रिएक्शन की चेन बनती है और फिर मामला बिगड़ जाता है। अगर वक्त पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों पर एक्शन ले लिया गया होता तो इस तरह का रिएक्शन नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि एक्शन और रिएक्शन का चेन टूटना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अपमान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। यह किसी एक धर्म पर लागू नहीं हो सकता। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। इन बातों पर जरा सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेगा।